बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िज़िक्स का 15वां लेक्चर है, जिसमें हम थर्ड यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस किया। आज 15th लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डायनामिक्स। जिस तरह हमने काइनेमेटिक्स, जो कि दूसरा यूनिट था, उसे स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, और मैकेनिक्स के मुतालिक हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ब्रांच है, और मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेज़ हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें हमने स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, और उसमें हम ये नहीं पढ़ते थे कि मोशन की वजह क्या थी। मगर जब हम डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं, तो डायनामिक्स को डिस्कस करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को तो डिस्कस कर रहे हैं, बट द काज ऑफ इट्स मोशन, के आखिर हरकत की वजह क्या बनी। हम जब काइनेमेटिक्स को पढ़ने लगे थे तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी जिस्म हरकत करे तो दो बातें हमारे जहन में आती हैं। नंबर 1, हरकत हुई क्यों। नंबर 2, हरकत है कैसी। हमने इस बात को तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा कि एक जिस्म की हरकत होती कैसी है, हरकत की टाइप्स हैं कैसी, और इस बात को हमने डायनामिक्स में पढ़ना है कि हरकत की वजह क्या होगी। क्या कोई भी जिस्म बग़ैर किसी वजह के हरकत कर सकता है? नहीं करता। अगर ये पंखा चल रहा है तो इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इसको एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है। अगर मैं चलता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अगर ये टेबल हरकत नहीं कर रहा और हरकत करने लग जाए तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। तो इन वजूहात को हमने डायनामिक्स में डिस्कस करना है, जिनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है फोर्स। हम फोर्स को यानी क़ुव्वत को अपनी ज़िंदगी में बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन के बारे में पता नहीं होता। किसी से पूछ लिया जाए कि फ़ोर्स क्या होती है तो आप कहेंगे जी ज़ोर लगा लिया तो ये फ़ोर्स हो गई, मगर ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स इसके बारे में किसी और तरह से बात करती है। फ़िज़िक्स कहती है कि फ़ोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। फ़िज़िक्स किसी जिस्म को बोलें हरकत में लाए। मार्कर है, हरकत नहीं कर रहा, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये हरकत करने लग गया। ठीक है, फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। कैसे? वाइट बोर्ड है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, हरकत कर रहे? नहीं कर रहा। कौन कह रही है यस? किसको तारे नजर आ रहे हैं? हरकत नहीं कर रहा, वाइट बोर्ड हरकत नहीं कर रहा, मगर फोर्स लग रही है और वो इसे हरकत में लाने की कोशिश कर रही है। तो एक बात, फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की, दोबारा पढ़ लें, हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। और दूसरी बात, किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोके या उसे रोकने की कोशिश करे। किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोके या उसे रोकने की कोशिश करे। एक स्टूडेंट चलता हुआ आ रहा है, मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा और उसे रोक दूंगा। और अगर एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है और उस पर फोर्स लगाऊं, वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन कोशिश की गई है। ठीक है, वो अलग बात है कि ट्रक क्या कर दे हमारे साथ, मगर कोशिश की गई। तो दो बातें फोर्स के मुतालिक मैं बयान कर चुका हूं। किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोके या रोकने की कोशिश करे। और तीसरी बात, अब तीसरी बात, कि किसी हरकत करते जिस्म की डायरेक्शन बदल दे, उसकी सिमत बदल दे। कैसे? जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप प्लेयर को देखें, क्रिकेटर को देखें या बैट्समैन को, कि बॉलर जो है वो आकर बॉल करवाएगा, बॉल आपकी तरफ आ रहा होगा और आप बैट से उसे हिट करते हैं। बॉल इधर को आ रहा था और आपने जब हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फोर्स किसी हरकत करते जिस्म की डायरेक्शन को भी बदल देती है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, फोर्स किसी जिस्म की शेप या साइज़ बदल देती है। टेनिस बॉल है, अगर मैं उसे दबाऊं हाथों से तो वो दब जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और अगर मेरे पास एक सेब है,
छुरी के साथ फोर्स लगाऊंगा, काट दूंगा उसको, तो क्या होगा? उसकी शेप, उसका साइज़ बदल जाएगा। ठीक है ना? तो फोर्स के 4 काम हैं। किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे, किसी हरकत करते जिस्म को रोके या रोकने की कोशिश करे। तीसरी बात कि किसी हरकत करते जिस्म की डायरेक्शन को चेंज कर दे। और चौथी बात, किसी जिस्म की शेप या साइज़ को बदल दे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, चौथी आपकी किताब में मौजूद है, वो भी मैं आपको निशान लगवा दूंगा। आगे चलता हूँ इनर्शिया की तरफ कि ये इनर्शिया क्या होता है। उर्दू में हम इसे जमूद बोल रहे होते हैं कि आखिर ये इनर्शिया है क्या। देखें, ये तजम्मुल बैठा हुआ है। अब सुबह सवेरे आकर ये इस जगह पर बैठ गया, इसकी जगह अब साथ में ताहा आ जाता है और ये कहता है कि भाई आप यहाँ से हट जाएं। ये आराम से बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ है और ताहा इसे यहाँ से उठाना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा? इसको बाजू से पकड़ेगा और इसे खींचेगा। जब बाजू से पकड़कर इसे खींच रहा होगा, वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। क्या लगा रहा होगा इस पर? क्या लगा रहा होगा इस पर? तो क्या ये उठेगा? नहीं, ये तो उठना नहीं चाह रहा। तो जो फोर्स ताहा इस पर लगा रहा है, ये इस फोर्स के जवाब में अपनी फोर्स लगाएगा, पीछे की जानिब होगा और ये मुज़ामत पैदा करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। वो जो खूबी है, जिस खूबी की वजह से ये मुज़ामत पैदा कर रहा है कि भाई मैंने अपने जिस्म में तब्दीली नहीं लानी, उस खूबी को हम कहते हैं इनर्शिया। दोबारा सुन लें, इनर्शिया एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से एक जिस्म अपने में आने वाले बदलाव के ख़िलाफ़ मुज़ामत पैदा करता है। मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, सामने से कोई मुझे रोकना चाहता है, मैं नहीं रुकना चाहता। अब जब वो मुझे रोकना चाहेगा तो मैं कहूँगा नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं उसकी फ़ोर्स के ख़िलाफ़ अपनी फ़ोर्स लगाऊंगा। वो जो मैं मुज़ामत लगा रहा हूँ, उस मुज़ामत की वजह है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया। अब दोबारा सुन लें, मैं आपको दोबारा उर्दू में इसकी डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खूबी है, ये जिस्म की खूबी होती है, किसी जिस्म की ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो जिस्म खुद में आने वाले बदलाव के ख़िलाफ़ मुज़ामत पैदा करता है। जिसकी वजह से वो जिस्म खुद में आने वाले बदलाव के ख़िलाफ़ मुज़ामत पैदा करता है। आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? खान साहब, ध्यान मेरी तरफ दें। तो इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो जिस्म खुद में आने वाले बदलाव के ख़िलाफ़ मुज़ामत पैदा करता है। और आखिरी बात, मोमेंटम। ये बड़ी अहम डेफिनेशंस हैं और ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एंड तक समटाइम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहे होते। और उसकी वजह यही है, जैसे आप खान साहब को देख रहे थे कि इनको नींद आ रही थी। ठीक है, जब आप घर के बारे में सोचने लग जाएंगे और बैठे यहाँ होंगे और ख़्याल अचानक आपका घर की तरफ चला जाएगा, घर में तो आप सोते भी हैं, आराम भी करते हैं, तो हो सकता है ये सोच रहे हों मैं घर पहुँच गया हूँ, छुट्टी का वक्त करीब है और हम सो रहे हैं, तो इधर ध्यान दे दें, घर बड़ा वक्त मिलेगा आपको सोने के लिए। खैर, मोमेंटम की तरफ आ रहा हूँ। देखें, एक बुलेट है गन में, बिल्कुल छोटी सी बुलेट होती है। अगर उस बुलेट को निकाल कर मैं ख़ुद अपने हाथ से मारूं किसी को, नुकसान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर उसी बुलेट को मैं गन में डालकर फायर करूं, उस बुलेट का बड़ा असर होगा। वही बुलेट जब हाथ से फेंकी कोई असर नहीं था, उसी बुलेट को जब गन में डालकर फायर किया तो बड़ा असर था। वजह क्या थी? सोचें, उसकी स्पीड का फ़र्क था। जब मैंने हाथ से उसे फेंका तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो थी वो बहुत कम थी, और जब उसे गन से फायर किया तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है, अगर कोई जिस्म ज़्यादा स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव करता है या हरकत करता है तो उसका असर ज़्यादा होगा, और अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उसका असर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं एक ट्रक की मिसाल लेता हूँ, भरा हुआ है, भारी है, बहुत भारी है, और उसके साथ एक लड़के की मिसाल ले लेता हूँ, बड़ा हल्का सा पतला सा लड़का है।
या एक आम सी रेहड़ी आ रही है जिसके ऊपर एक शख्स ने कुछ फ्रूट लगाया हुआ है। अब देखें, जिस स्पीड से ट्रक आ रहा है उसी स्पीड से रेहड़ी भी आ रही है, किसका असर ज़्यादा होगा, रेहड़ी का या ट्रक का? रेहड़ी वाला कौन है? किसी को भूख लगी है शायद। किसका असर ज़्यादा होगा, ट्रक का या रेहड़ी का? ट्रक का। क्यों? हालांकि स्पीड तो दोनों की एक जैसी है। ट्रक हैवी है और कोई बात, वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी है, मजबूत है, मेटल का बना हो। रेहड़ी मेटल की बना लो चलो। देखिए, पहले केस में मैंने बात की, मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका असर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो असर कम होगा। जो दूसरा केस है उसमें हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका असर ज़्यादा होगा। फ़ौरन सवाल उठता है, व्हाट इज़ मैस? मैस क्या है? नहीं, हम मैस या वज़न को एक जैसा ले लेते हैं, ये एक जैसे नहीं है। हमने इसी यूनिट में मैस और वेट यानी वज़न को अलग-अलग पढ़ना है। तो अभी के लिए यही समझ लें कि एक रेहड़ी के ऊपर जितना मटीरियल है वो उसका मैस है, या एक ट्रक के ऊपर जितना मटीरियल है वो उसका सारा मैस है। ठीक है ना? आगे लेक्चर में जब मैस और वेट में हम फ़र्क करेंगे उसमें इस बात को बड़े वाज़े तौर पर हम क्लियर करेंगे कि मैस और वेट दरअसल क्या होते हैं। तो यहाँ से ये बात जो वाज़े हुई वो ये हुई कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बॉडी का इफ़ेक्ट यानी उसका असर ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो भी उसका इफ़ेक्ट और असर ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि मैस और वेलोसिटी दोनों बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं एक बॉडी का असर प्रोड्यूस करने में, इफ़ेक्ट में, और उसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी को हरकत में होना चाहिए। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, अपनी जगह पे खड़ा है, उसका कोई असर है? किसी को नीचे दे रहे, कोई उसके नीचे तो नहीं आ गया। जब वो हरकत करता है तो फिर वो अपना असर रखता है। तो मोमेंटम के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जिस्म हरकत में हो। याद रखिएगा, बहुत अहम पॉइंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है सवाल कि एक गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, उसका कितना मोमेंटम होगा? उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। उसका मोमेंटम क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वो हरकत नहीं कर रही, क्योंकि वो एट रेस्ट है, हरकत नहीं कर रही। जब गाड़ी हरकत करेगी तो ही उसका मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम का जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये मोमेंटम को हम कैपिटल P से हाईलाइट करते हैं। मैस के लिए ये स्मॉल m है और वेलोसिटी को स्मॉल v से ज़ाहिर करते हैं। आप इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।